हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सोशल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम जो हुआ है उसका सेकंड सेट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आई होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी ईजी था। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर जो है वो लिखने थे। बहुत ही ईजी जो है आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, केस बेस्ड क्वेश्चन थे वो दिए गए थे। बहुत ईजी मैप भी था, तो बहुत ही अच्छा पेपर था। तो आई होप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो एक नज़र जो है देख लेते हैं पेपर को, पेपर में क्या क्या था। सो वीडियो को ज़रूर से साथ में लाइक शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ था कि इन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन किनके कारण शुरू हुआ? एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और एक जो सॉल्ट के ऊपर जो कर लगा दिया गया था उससे लोग काफ़ी नाराज थे। तो ये कुछ मेन रीज़न थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी थी। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम प्रगलन है, एक तो ये जंग अवरोधी है, ऊष्मा का सुचालक है, और दूसरी धातुओं के मिश्रण से इसको बहुत कठोर बनाया जा सकता है। दूसरा रीज़न आप लिख सकते थे कि कई तरह से ये अलग अलग जो आप कह सकते हो विकल्प के रूप में इसका प्रयोग जो है वो बढ़ा है, जैसे कि तांबा, जस्ता, शीशे, इन सब की जगह पे इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको लिखना था। अब देखिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये आपने पढ़ लिया होगा। मेगा ने किस प्रकार के ऋण स्रोत से कर्ज लिया? तो किस प्रकार का ऋण स्रोत था? आवास ऋण स्रोत था। और इस स्रोत में दी गई ऋण की शर्तों की व्याख्या करनी थी। तो शर्त क्या क्या थी? पहली शर्त थी कि जो वार्षिक दर होगी वो 12% होगी। ठीक है, और कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। तो ये 2 है मेन शर्तें, ये आप लिख दोगे। तो बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था बच्चों। उसके बाद देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सत्तारूढ़ दल कौन सा होता है? कि जिस दल की सरकार होती है वो सत्तारूढ़ दल होता है, और उससे दूसरा दल जो है वो विपक्षी दल कहलाता है, जिसकी सरकार नहीं होती। यानी जिसके पास जो मत है, जो बहुमत में होता है, उसकी सरकार बनती है, उसी को सत्तारूढ़ दल कहते हैं। और जिसको बहुमत नहीं मिलता वो दल विपक्षी दल होता है। ये आपको लिखना था। 5वां क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो है 2 प्रकार के होंगे, कृषि आधारित और खनिज आधारित। कृषि आधारित उद्योग जैसे वन है, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। पशुपालन है, और जो खनिज आधारित उद्योग है जैसे लोहा इस्पात है, स्टील है, वो कारखाने इसमें आ जाएंगे। 2 नंबर का था, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी थी। उसके बाद आता है, राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? तो देखिए, राजनीतिक दल जो होते हैं उनका जो उदय है प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से कैसे जुड़ा हुआ है। इसमें आपको क्या बताना था कि जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो जनता के द्वारा जो है वो चुने हुए होते हैं। ठीक है, और उनकी जो आप कह सकते हो कि सामाजिक व्यवस्था जो होती है, शक्ति के वितरण में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। और ये जो जनता होती है उसके प्रति क्या होते हैं? जवाबदेही होते हैं। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिख देनी थी। अगला है, विभिन्न सामाजिक समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों भाग लिया? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना था कि सामाजिक समूहों ने अपने अपने फायदे को देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग जो है वो लिया था। सभी के अपने अपने कुछ कारण थे, अपने अपने फायदे थे, जिसके कारण उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। यानी स्वतंत्रता के अपने अपने मायने सबके लिए अलग थे। कोई जो है कोई इस तरह से कि जैसे एक जो ग्रुप था, वर्ग था, समूह था, उसके ऊपर जैसे उपनिवेशवाद का असर जो है सबके ऊपर एक जैसा नहीं था। तो सबके लिए स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। कोई किसी कारण से स्वतंत्रता चाह रहा था, कोई किसी कारण से। ठीक है, लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा किया था। तो कारण सबके अलग अलग थे। उसके बाद अब बैंक कुछ एक उधार लेने वालों को ऋण क्यों नहीं देते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कुछ एक जो उधार लेने वाले हैं तो वो हो सकता है बैंक की जो आवश्यकताएं हैं, कई बार जो उनके शर्तें हैं, शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बैंक जो है उनको कर्ज नहीं दे पाते हैं, ऋण नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती है, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। तो कुछ इस तरह के कारण इसमें लिख देने थे।
उसके बाद है स्वयं सहायता समूहों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो स्वयं सहायता समूह जो है अपना जो उनको पैसा मिलता है उससे गांव में जो लघु उद्योग की शुरुआत होती है वो करवाते हैं, रोजगार के नए अवसर जो है प्रदान करते हैं। इसके अलावा सारा प्रबंधन का कार्य जो है वो किया जाता है और वित्तीय लेन देन में जो है सहायता करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, 3 पॉइंट जो है वो सफिशिएंट थे यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, लोकतंत्र किसी भी सरकारी वैकल्पिक सरकार से बेहतर है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो मिनिमम 5 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने ही लिखने थे। लोकतंत्र किसी भी वैकल्पिक सरकार यानी अगर कोई जो है यहाँ पे तानाशाही सरकार है या आप कह सकते हो कोई भी और सरकार है, तो उससे लोकतंत्र बेहतर है। क्यों है? क्योंकि सबको समान अवसर मिलते हैं, सभी को जो है अपने जो अधिकार हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आंसर इसमें आपको लिखना था कि कैसे बेहतर है। इसमें जो भी प्रतिनिधि होगा वो जनता के प्रति क्या होता है, जनता के प्रति जवाबदेह होता है, जनता के प्रति उसको आप कह सकते हो कि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी पड़ती है, नहीं तो अगली बार क्या होगा कि उसको जनता चुनेगी नहीं, जिसके कारण वो अगली बार हट सकता है। तो ये डर जो है कहीं ना कहीं उनको अच्छा बनाता है लोकतंत्र में। उसके बाद है, लोकतंत्र जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो कुछ इसी तरह का आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा कि वो उसको जवाब देना पड़ता है। उत्तरदायी सरकार होती है, जो भी कार्य है उनसे जवाब मांगा जाता है कि आपने क्या किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रौद्योगिकी वैश्विकीकरण के आधुनिक रूप में जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति है, उपयुक्त उदाहरणों के कथन की व्याख्या कीजिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, डायरेक्ट था। ठीक है, कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजी के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण हम सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ठीक है, इंटरनेट के कारण हम सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं, रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह के आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और अगली बात है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको उस तरह से देना था कि किस तरह से जो वैश्वीकरण है उसका असर सब लोगों पर बराबर तरीके से नहीं है, और कुछ उदाहरण भी यहाँ पर आप दे सकते हो। तो ओवरऑल करके इजी क्वेश्चन था 5 नंबर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश में दिए गए हैं, तो यहाँ से आप जो है देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केस स्टडी दी गई है यहाँ पे, पर्यटन के महत्व को समझाना है यहाँ पे। तो पर्यटन का महत्व क्या है कि बहुत सारे लोग, 150 लाख से अधिक व्यक्ति इस में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है और यह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। तो ये इसका महत्व हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको 1 पॉइंट आप दे सकते थे। अगला है, विरासत पर्यटन का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो विरासत पर्यटन होती है जो हमें हमारी पुरानी धरोहर है, जैसे ताजमहल है, हमारे किले हैं, तो वो विरासत पर्यटन होती है। एक उदाहरण देना था। उसके बाद भारत में पर्यटन में सुधार के लाभ जो है उनका आकलन कीजिए। तो लाभों से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो ये आंसर आप इसमें लिख देना था। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने इसको आपने जो है ये पढ़ना था और इसी में से आपको आंसर जो है वो लिखने थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। उसके बाद है, राष्ट्र के प्रति जो क्वेश्चन है पहला, राष्ट्र के प्रति लोगों की क्या समझ थी। तो राष्ट्र को जो है लोग पहले बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। ठीक है, राष्ट्र राज्य के रूप में बाद में उदय होना शुरू हुआ। तो यहाँ से आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा कि आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ, और इसके बारे में फिर लोगों की समझ जो है वो क्या होने लगी, बदलने लगी। पहले वो राष्ट्र को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। उसके बाद आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास, आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर किस प्रकार जुड़ा था। तो आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जो है गहरे तौर पर किस तरह से जुड़ा हुआ था, वो आप यहाँ से कर लेंगे। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग जो है वो आपसी एकता को पहचानने लगे थे। ठीक है, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से क्या किया दिया था, बांध दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है, भारत के लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना किस प्रकार विकसित हुई। तो उनके जो औपनिवेशिक दबाव था, हर वर्ग के लोग जो परेशान थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो नेतृत्व था, कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, और इस टकराव में जो है टकराव के बिंदु भी, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बस लिखना था कि जो लोग थे वो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके खिलाफ थे, और उनकी दमनकारी नीतियों के कारण ही जो सामूहिक अपनेपन की भावना जो है वो धीरे धीरे लोगों में विकसित होने लगी।
उसके बाद आप देखिए आपको मानचित्र दिया गया है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ तो आ जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता मार्क कर देंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी। उसके बाद रामागुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में कर देंगे। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है महाराष्ट्र में। और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन ये जो है आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ये जो है आप अपने उसमें दिया हुआ था ए पॉइंट भी दिया हुआ था, मैप जो दिया हुआ था उसी में आपको बस मार्क करना था। तो काफ़ी इजी जो पेपर था बच्चों आपका था। एंड आई होप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया। आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।